अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंकित और आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिंपली ये समझाएंगे कि रिसर्च क्या होती है और हम रिसर्च को कैसे करते हैं। देखो, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यूके में जा रहे हैं, अपने डिसर्टेशंस करते हैं, तो उनको रिसर्च करनी होती है डिसर्टेशंस के अंदर एंड उनको बेसिक डिटेल्स पता नहीं होती, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। इस वीडियो से आपको वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो द टॉपिक इज एक्सप्लेनिंग डिसर्टेशंस। तो डिसर्टेशंस के अंदर क्या होता है जी, जो मेन वर्ड आपको यहाँ पे नजर आएगा दैट इज द रिसर्च। तो रिसर्च करनी है और रिसर्च जो भी की जाती है वो किसी ना किसी एक टाइप ऑफ डेटा के ऊपर की जाती है। यहाँ पे ये जो डेटा है ये क्या है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने कहीं से ढूंढी, जो कोई फैक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये बता दिया दैट कोई ऑब्जेक्ट है, दिस पेन इज ब्लैक, सो इट्स अ फैक्ट, है ना, इसको कोई जुटला नहीं सकता, ये ब्लैक ही रहेगा। या फिर आपने कोई नंबर ढूंढ लिया, फॉर एग्जांपल दिस पेन इज 6 इंचेस लॉन्ग, तो ऐसे ये जो 6 इंचेस लॉन्ग है ये क्या है, फिगर, ये फिगर वाला नंबर है। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन बनती है, बट इंफॉर्मेशन से पहले ये क्या होती है, ये डेटा होती है। तो इसी के लिए ही सारी की सारी रिसर्च की जाती है। अब देखते हैं फर्दर। जो डेटा होता है वो आपके पास दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो टाइप होती है दैट इज द प्राइमरी डेटा, यानी कि वो डेटा जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, आपने ही ढूंढा है, पहले कभी एग्जिस्ट करता था बट किसी ने आइडेंटिफाई करके सामने नहीं लाया। ये इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, आपने ऑर्गेनाइज की है, आपसे पहले ये किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं की है, ये बिल्कुल फ्रेश और जैसे कि हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो इसके डिफरेंट सोर्सेज कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज जैसे कि हो गए सर्वे, फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्वे कंडक्ट करवाया एंड उस सर्वे के अंदर आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया। आपने कोई क्वेश्चनेयर्स दिए, लोगों को सर्कुलेट किए, लोगों ने वो क्वेश्चनेयर के अंदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। एमसीक्यू भी हो सकते हैं, थ्योरेटिकल लॉन्ग आंसर्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरव्यू। आपने किसी के साथ वन ऑन वन इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के बाद आपके पास कुछ फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्ट हो गए। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से आपको कुछ डेटा मिल गया। नेक्स्ट इज द फोकस ग्रुप, आपने कुछ लोग ढूंढ लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं आपकी क्लास में या फिर आपके जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पे, और आपने उनमें से ढूंढ लिए वो लोग जिनकी एज 20 से लेके 30 के अंदर लाई करती है। सो वो जो 20 to 30 के अंदर जो भी लोग आते हैं वो आपका बन गया फोकस ग्रुप। आपका फोकस उसी ग्रुप के ऊपर है, बाकी आप 20 से कम वालों को भी छोड़ देंगे और 30 से ज़्यादा वालों को भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज द फील्ड रिसर्च, और इसी तरह से बहुत सारे और भी है। फील्ड रिसर्च में क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में गए, ठीक है जी, मान लो यहाँ पे आपने लिख लिया मॉल, तो मॉल के अंदर आप गए और वहाँ पे आपने अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने शुरू कर दी, यानी कि पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने कलेक्ट किया उसको बाद में आप प्रोसेस करोगे तब वो इन्फॉर्मेशन बनेगी। तो वहाँ से बेसिकली आप मॉल में गए और आपने वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लिया। तो ये तो सारा था हमारा प्राइमरी टाइप ऑफ द डेटा। अब इसके बाद एक और टाइप भी होती है। मान लो कुछ डेटा ऐसा है जो ऑलरेडी किसी ने ढूंढ रखा है, आपसे पहले किसी ने रिसर्च की, या कहीं ना कहीं आपको कुछ डेटा कलेक्टेड मिल गया फॉर्म के अंदर। यहाँ पे हम कुछ उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल आर्टिकल, कोई आप इसके अंदर जर्नल आर्टिकल देख सकते हैं। तो जर्नल आर्टिकल्स होते हैं, कुछ पीयर रिव्यूड ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर आपके आर्टिकल्स पब्लिश्ड होते हैं, वहाँ से आप जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं दैट इज़ अ आर्टिकल। ये वेब आर्टिकल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अंदर कोई पब्लिकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें, वो भी आपका क्या है, दैट इज़ अगेन अ सेकेंडरी टाइप ऑफ डेटा। उसके बाद हम देखते हैं वेबसाइट्स। सो वेबसाइट्स के अंदर आप देख सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। अब मान लीजिए आपका टॉपिक है एलईडी लाइट, एलईडी लाइट सेल्स नियर फेस्टिवल या कुछ भी मान लीजिए। तो ये आपका मेन टॉपिक है, ये आपका मेन कीवर्ड है, और इस टॉपिक कीवर्ड के ऊपर आपने कोई वेबसाइट सर्च की और उस वेबसाइट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। मान लीजिए आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई जो एलईडी हैं वो 3 तरह के हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये आपका एक छोटा सा डेटा का पार्ट बन गया। सो दिस इंफॉर्मेशन और दिस
data or this fact or figure that you have achieved from a website, तो वो क्या है, वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा बन गया। ठीक है जी। इसके बाद मैगजीन्स के अंदर भी हो सकती है। ऐसे अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ पे आपने कोई मेहनत नहीं की है, आपसे पहले किसी और ने मेहनत की है, बट आप उस इंफॉर्मेशन को अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हो बिकॉज आपके पर्पस के अंदर भी वो इंफॉर्मेशन सपोर्टिव है। सो दिस इज द रीजन इट इज नोन एज सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब बाद वाली इंफॉर्मेशन, प्राइमरी फर्स्ट जो आपने ढूंढी, सेकेंडरी जो किसी ने ढूंढी थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी यूज होती है, दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये जो आपका डेटा है ये आपने अपनी रिसर्च के अंदर यूज करना है। आगे देखते हैं, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है। जब आप रिसर्च के अंदर जाते हैं तो आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा, दैट इज रिस्पोंडेंट्स। सो रिस्पोंडेंट कौन होते हैं? अच्छा, जो भी ये एक चीज और बता दूं, जितने भी हम यूके के अंदर एमएससी जैसे मास्टरिंग वाले कोर्सेज हैं, एमबीए हैं, तो उनके अंदर ये सारी डिसर्टेशन होती हैं। सबके अंदर जो ये रिसर्च का पैटर्न सेम ही रहता है, बट फर्क रहता है हर हर टॉपिक के अंदर और हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उनका जो फॉर्मेटिंग या स्टाइल है। तो रिस्पोंडेंट कौन होते हैं? रिस्पोंडेंट होते हैं कुछ लोग, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पीपल। तो ये पीपल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, यानी कि आपके एक्वेंटेंस हो गए जो आपको जानते हैं, आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, आपके जूनियर्स भी हो सकते हैं, आप किसी मॉल के अंदर जा रहे हैं वहाँ पे रैंडम लोग भी हो सकते हैं। तो ये सारे रिस्पोंडेंट्स। अब रिस्पोंडेंट होते कौन है? सो दीज आर द पीपल हु हेल्प यू इन डेटा कलेक्शन। तो हमने पिछली स्लाइड में ये देखा था कि आपने डेटा कलेक्ट करना है अपनी रिसर्च के लिए, एंड जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो आपको डेटा कलेक्ट करने के अंदर हेल्प करते हैं। मान लीजिए आप किसी टॉपिक के ऊपर जो कोई यूजर है, फॉर एग्जांपल आपने किड्स की एग्जांपल ले लो, किड्स बिटवीन द एज ऑफ 8 to 12, तो इनके बाइंग प्रेफरेंस देखने हैं कि ये किस तरह के क्लोथ्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी बाइंग प्रेफरेंसेस अगर आपने देखनी है और आप किसी मॉल के अंदर गए और आपने वहाँ पे किड्स के साथ इंटरव्यू किया, तो जब आप इंटरव्यू करेंगे तो इंफॉर्मेशन या जो डेटा की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से आया? वो डेटा आपको वो बच्चे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस मीन्स वो बच्चे क्या हुए? वो आपके रिस्पोंडेंट्स हो गए। तो हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के रिस्पोंडेंट्स हैं, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज द फ्रेंड्स हु विल पार्टिसिपेट इन योर एक्सपेरिमेंट्स। चाहे कोई एक्सपेरिमेंट हो, कोई सर्वे हो, जो भी आपकी प्राइमरी सोर्सेज हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बात की थी प्राइमरी सोर्सेज हैं, चाहे सर्वे हो आपका, चाहे क्वेश्चनियर हो, इंटरव्यू हो, एक्सपेरिमेंट्स हो, फोकस ग्रुप्स हो, फील्ड रिसर्च हो। तो इन सभी टाइप के जो आपके सोर्सेज हैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन के अंदर, उनको उनके अंदर जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो आपके रिस्पोंडेंट्स हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपने फ्रेंड्स की एग्जांपल ले ली जो आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, colleagues who may be part of the focus group। तो यहाँ पे दूसरी एग्जांपल, दूसरी टाइप क्या ले लिया? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑफ डेटा कलेक्ट करने का हमारे पास क्या है? दैट इज द फोकस ग्रुप। और फोकस ग्रुप के अंदर यहाँ पे क्या था? पहले आपके पास थे यहाँ फ्रेंड्स, अब आपके पास यहाँ पे है कोलीग्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे मतलब वैरायटी हमने चेंज कर दी। सो कोलीग्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने का मेथड भी चेंज कर दिया। इसके बाद फर्दर हम देखते हैं जो थर्ड टाइप आती है, एक्वेंटेंसेस, यानी कि जो लोग आपको जानते हैं, जिसके साथ आपकी हेलो हाय है, चाहे वो आपका कलीग हो, चाहे वो आपके घर में रह रहा हो, मतलब थोड़ी बहुत जान पहचान है ना। तो मान लीजिए आपने एक सर्वे करवाया, आपने अपने एक्वेंटेंसेस से वो सर्वे अटेम्प्ट करवा लिया। एंड द लास्ट वन, द फोर्थ टाइप इज पीपल हु एग्री टू आंसर द क्वेश्चनेयर। आपने कोई क्वेश्चनेयर बनाया और आप मॉल में चले गए, पब्लिक प्लेस में चले गए, वहां पे कुछ लोग मान गए कि आपका क्वेश्चनेयर हम आंसर कर देंगे, तो वो लोग भी क्या है? ये सारे के सारे, ऑल द फोर, दे बिलोंग टू व्हाट कैटेगरी? दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रिस्पोंडेंट्स। ठीक है जी। तो ये आपके रिस्पोंडेंट्स हो गए। तो आपने अपनी जब रिसर्च प्रपोज करनी है, प्रपोजल के अंदर क्लियरली मेंशन करना है कि आपके रिस्पोंडेंट्स कौन होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट डिपेंड्स स्ट्रिक्टली ऑन योर टॉपिक।
तो जो भी आपका टॉपिक है तो उसके ऊपर क्लियरली ये डिपेंडेंट है कि आपके रिस्पोंडेंट्स कौन है। आपको अपने रिस्पोंडेंट्स पता होने चाहिए अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैच करेगा तो ही आपके डिसर्टेशन में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छे मार्क्स से मतलब होता है हमारा 70 से लेके 85%। अगर आप अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो तो ये आपके गुड मार्क्स की कैटेगरी है। इससे ऊपर आपको बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है कि किसी को दे। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली हमारा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है एंड इस एक्सपीरियंस के अंदर 85 से ऊपर बहुत कम स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं। हार्डली, जैसे आप मान लीजिए 100 में से कोई 2 स्टूडेंट्स। सो दिस इज द कैटेगरी जिस पे हम बताते हैं कि ये एक गुड मार्क्स कैटेगरी है और इसके अंदर अगर आप आ गए तो बहुत बढ़िया। इवन आप 65 ऑनवर्ड्स मान सकते हैं। ठीक है जी, 65 के आगे आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले कीवर्ड की ओर, दैट इज द एनालिसिस। सो आपने रिसर्च करनी है तो रिसर्च के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा ही करेगा। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग किस टाइप का आपने एनालिसिस करना है और वो एनालिसिस आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ एनालिसिस इज सपोर्ट्स एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। कि जो इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए कोई आपने इन्फो ढूंढ ली है, इंफॉर्मेशन ढूंढ ली है, उस इंफॉर्मेशन को वो एनालिसिस सपोर्ट करता है कि हाँ जी, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है वो सपोर्ट हो रही है। ठीक है ना, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी है, आपने आइडेंटिफाई किया, कुछ डेटा आइडेंटिफाई किया, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आइडेंटिफाई किए, वो ऑलरेडी सपोर्टेड है। नेक्स्ट जो टाइप है उसके अंदर होता है कि अपोजेस द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। आपने इंफॉर्मेशन ढूंढी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट किए, आपने एनालिसिस किया और आपने ये बताया कि भाई जो चीज़ यहाँ पे बताई गई है ये तो गलत है, मैंने ये सर्वे किया है, ये तो ऐसा है ही नहीं है, ये रॉन्ग है। तो आपने उसके अगेंस्ट चले गए, या तो आप फॉर द मोशन जाओगे या आप अगेंस्ट द मोशन जाओगे। एंड द थर्ड टाइप इज एड्स न्यू इनसाइट। कि आपने बता दिया कि एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सही है बट इसके अंदर मैंने ये चीज भी आइडेंटिफाई की है, अपार्ट फ्रॉम दैट इवन दिस इज ट्रू एंड आई एम गोइंग टू ऐड दिस। तो वो आपके एनालिसिस के आउटपुट हो जाएंगे। तो ये 3 टाइप के आउटपुट्स हैं आपके एनालिसिस के। इसके बाद हम देखते हैं द डिफरेंट स्टेप्स इन रिसर्च। तो जो भी आपकी रिसर्च है उस रिसर्च के अंदर आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि आपको ये 9 स्टेप्स जरूर प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो जनरली इसको इलेबोरेट किया जाए ना, अगर हर तरह की यूनिवर्सिटी के अंदर, यूके की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी को अगर हम कोलैबोरेट कर देते हैं तो उनका जो बेसिक आइडिया है वो इन 9 स्टेप्स के अंदर कवर हो जाता है। बस फ़र्क क्या होगा, थोड़ा किसी के अंदर कोई एक आधा स्टेप हटा दिया, उसको कुछ और नाम दे दिया, किसी के अंदर 2 स्टेप्स को कोलैबोरेट करके नया नाम दे दिया। तो दिस इज द टोटल पॉसिबिलिटी। तो जब भी आप डिसर्टेशन करेंगे सबसे पहला स्टेप आपका होगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। कि आपने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई की है, क्या इशू है, किसके लिए आप रिसर्च करोगे, किस चीज को प्रूव करने के लिए आप रिसर्च करोगे। नेक्स्ट इज द लिटरेचर रिव्यू। सो लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपने कहाँ कहाँ से जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स हैं उनको ढूंढा और उनको आपने स्टडी किया और उनको आपने इंक्लूड करना, उनके इंपॉर्टेंट इंसाइट्स या इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वहाँ पे बात की जाती है वो आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है। सो दैट इज द लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अब आपको ये लिटरेचर पढ़ने के बाद, ठीक है, जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उसकी आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे कि भाई एक्चुअल में मैंने ये प्रॉब्लम सोची थी ब्रॉडर कैटेगरी में, उसके बाद मैंने लिटरेचर रिव्यू किया एंड आई एम नाउ वेरी स्पेसिफिक कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी कि डिटेल के अंदर दिस इज द प्रॉब्लम और इसके लिए मैं रिसर्च करूंगा। नेक्स्ट इज द रिसर्च मेथडोलॉजी। यहाँ पे आप मेथड्स बताएंगे, आपका क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा, और उसके बाद आपका आ जाता है रिसर्च प्रपोजल। तो यहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल होता है जिसके अंदर ये सारे प्रीवियस स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं और
इसके बाद अगर आपको टीचर ने अप्रूवल दे दिया कि ठीक है आपका काम गुड है, तो यहाँ पे जनरली कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, स्टूडेंट के साथ मीटिंग करती हैं। उनका अगर टॉपिक उनको पसंद है टीचर्स को, वो उसके ऊपर कुछ फीडबैक देते हैं। फीडबैक मिलने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो आपको ये समझ आ जाता है कि आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल सही है, आप उस पे कंटिन्यू करेंगे, या फिर आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहीं पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं, जब उनको पता लगता है कि भाई हम जहाँ से सोच रहे हैं इंफॉर्मेशन लेनी है या जहाँ से हमने काम करवाना है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या वो पॉसिबल नहीं है, या हमने इसके पीछे वाले जो स्टेप्स है यहाँ पे कोई गलती कर दी, या हमें डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जब आप हमारे पास आते हो, हम आपको एक डिटेल्ड पर्सनल वन ऑन वन सेशन करेंगे, जिसके अंदर आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, आपकी सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर आपको बता देते हैं आपका कि आगे काम कैसे होगा, और ये चीज़ हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ये कंसल्टेशन कॉल होती है आपकी, आप हमारे साथ ज़ूम के ऊपर कंसल्टेशन कॉल कर सकते हैं, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे अगर आपको यहाँ तक प्रॉब्लम आ रही है। और रीज़न इस चीज़ का क्या है कि इसके बाद आपका जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा टीचर के पास, और हर चैप्टर यानी कि हर स्टेप के अंदर टीचर आपका वो काम चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, एंड वहाँ पे आपको चेक करेगा कि आपको कंप्लीट नॉलेज है या नहीं। कैसे, कहीं ऐसे तो नहीं आपने किसी से करवा लिया काम, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। आपको एक एक चीज़ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहीं पे भी अगर आपकी प्रॉब्लम आ गई, आप फंस गए, तो उन्होंने प्रॉब्लमेटिक रेड फ्लैग रेज कर देना, एंड उसके बाद आप फंस जाओगे। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट, कि आप इस स्टेप पे रिसर्च प्रपोजल से यहाँ से आगे जो भी स्टेप्स लेंगे वो बिल्कुल ध्यान से आपने लेने हैं, एंड उसकी आपको हर पार्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे बताएंगे टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, की आपने डेटा कलेक्शन कैसे करना है, कहाँ से करना है, और इसको आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका एक्चुअल डेटा कलेक्शन होगा। आप डेटा कलेक्ट करेंगे डिफरेंट सोर्सेज से, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, अलग अलग जगह से, और फिर आपने उस डेटा के ऊपर एक एनालिसिस करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड अगेन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी अगर डेटा कलेक्शन बहुत सही है और आपका एनालिसिस सही है, तो एंड के अंदर जो आपकी रिपोर्ट है वो बहुत सही बन जाएगी। तो लास्ट स्टेप के अंदर आपकी रिपोर्ट राइटिंग होती है। सो दिस इज द प्राइमरी एंड द मेन 9 स्टेप्स जो कवर हो जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के डिजर्टेशंस के अंदर। फर्दर हम मूव करते हैं, एक चीज आपको और सुनने के अंदर आएगी यहाँ पे, वेरिएबल्स। जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आपको वेरिएबल्स पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। सो वेरिएबल्स आप कुछ ऐसा मानो, समथिंग ऑन विच यू विश टू स्टडी। इन वेरिएबल्स को भी आपने स्टडी करना है। और ये वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या हैं? ये होते हैं, ये कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसे मीट्रिक्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाते हैं, तभी तो इनका नाम है वेरिएबल्स, बिकॉज ये वेरी करते रहते हैं। और अगर आप इसकी टाइप्स एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप के वेरिएबल्स आपको नजर आएंगे। वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द सेकेंड वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा पता लग गया कि कितने टाइप ऑफ वेरिएबल्स है, और दोनों के अंदर लिंक क्या है। लिंक ये है कि द वेरिएबल्स दैट कैन बी चेंज्ड, ये होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, ये खुद अकेले हैं, खुद चेंज हो सकते हैं। और जब ये चेंज हो जाते हैं तो इनका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है? द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी सीन ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। मान लीजिए ये आपका या तो मदर है या फादर है, और ये बच्चे हैं, है ना, सन और डॉटर। अब मान लीजिए कि मदर या फादर ने बोला कि हम मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों को भी साथ ही जाना पड़ेगा। ठीक है ना, सो ऐसे ये डिपेंडेंट है। तो ये वाले डिपेंडेंट है, बच्चे बड़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। बड़ों ने सोच लिया कि आज हम खाने में डोसा खाएंगे, तो जो बच्चे हैं उनको भी वही खाना पड़ सकता है। ऑल्दो आजकल बच्चे जिद कर लेते हैं, बट चांसेस यही होते हैं कि जो ये करते हैं इसी का इम्पैक्ट होता है। अब मान लीजिए ये डोसा शॉप में जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे हमें डोसा नहीं खाना, हमें कुछ और दे दो, इडली ले लो।
ठीक है जी। तो ये एग्जांपल है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर होता है। अब ये ही नहीं वो बोल सकते कि यहाँ पे जाके हमें कुछ और खाना है, कि फॉर एग्जांपल वो चाइनीज़ नहीं ऑप्ट कर सकते बिकॉज़ वो साउथ इंडियन की शॉप में जा रहे हैं। ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए, वन इज़ द हंगर एंड सेकंड इज़ डिज़ीज़, और इनमें से इंडिपेंडेंट कौन-सा है, डिपेंडेंट कौन-सा है? मान लीजिए ये वाला इंडिपेंडेंट है। ठीक है? तो इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा? सो हंगर इज इंडिपेंडेंट। अगर भूख कम और ज्यादा बढ़ गई आपको, तो उसके रिलेटेड आपकी डिजीजेस हो जाएंगी इम्पैक्ट। ठीक है, कैसे हो जाएंगी? अगर आपकी भूख कम हो गई तो आपकी एनर्जी लेवल्स भी कम हो गए, तो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम भी वीक हो गया, एंड डिजीजेस आपके अंदर बढ़ सकती हैं। ठीक है जी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। ये सिंपल सी एग्जांपल है, ऑल्दो हमारा जो काम होता है उसके अंदर वो आपके टॉपिक के रिलेटेड होंगे वेरिएबल्स, तो ये समझाने के लिए था आपके पास। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट वर्ड you hear is sampling. So sampling is the process of using a subset of a population to represent the whole population. अब मान लीजिए आपने जो रिसर्च करनी है, वो रिसर्च करने के लिए आप चाहते हो कि जो मैं रिसर्च करूं उसका रिजल्ट इतना एक्यूरेट हो कि पूरी दुनिया के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। पर आप वो पूरी दुनिया के लोग हैं जो उनको कहते हैं पॉपुलेशन, और इसके ऊपर तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपकी तो सारी उम्र निकल जाएगी। पूरी दुनिया में तो कितने करोड़ों लोग हैं। बट आप क्या करते हो, आप रैंडमली अलग अलग देशों से कुछ लोग सिलेक्ट कर लिए, उसको आपने बोल दिया दिस इज माई सैंपल। ठीक है जी। मान लीजिए आपके पास, आपने पूरे दुनिया में आइडेंटिफाई की है 150 कंट्रीज, और 150 कंट्रीज में हर कंट्रीज में से आपने पांच पांच ले लिए, पांच पांच लोग हर कंट्री से ले लिए। और अब आप सोचोगे कि हाँ भाई, जो मैंने रिसर्च की है उसका जो रिजल्ट होगा वो ऑलमोस्ट सारी दुनिया का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रिजल्ट आ जाएगा। सो दैट इज नोन एज अ सैंपल। तो जो आपने सैंपल कलेक्ट करना है अपनी रिसर्च के लिए, वो सैंपल तय करने के लिए भी आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स जब आप एक्सप्लोर करते हो तो आपके पास दो मेन टेक्निक्स आती है। द फर्स्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो ये एक कैटेगरी बन गई है। और दूसरी कैटेगरी क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे एक एक करके दोनों टाइप्स को। ठीक है जी। तो दोनों टाइप्स के अंदर हमारे पास जो सैम्पलिंग है हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंदर हमारे पास चार मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। आपके लिए नेम ही सफिशिएंट, आप जान लो, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। सेकंड इज द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। थर्ड इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एंड फोर्थ वन इज द क्लस्टर सैम्पलिंग। ये तो हो गए आपके प्रोबेबिलिटी वाले मेथड। इसके अलावा आपके पास सेकंड कैटेगरी थी जो थी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको कौन से नजर आ रहे हैं? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल और रेफरल सैम्पलिंग, थर्ड कैटेगरी है प्रपोजिव सैम्पलिंग, और उसके बाद है कोटा सैम्पलिंग। तो इन्हीं सभी टेक्निक्स को यूज करके यहाँ पे आपकी सैम्पलिंग की जाती है। और अब आप स्क्रीन के ऊपर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं, यूके के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब के अंदर जहाँ जहाँ पे भी डिसर्टेशंस हैं, हम आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप इस नंबर के ऊपर अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं। जो आपकी कंसल्टेशन कॉल होती है उसके अंदर आपका इशू कंप्लीटली डिस्कस किया जाता है और आपको समझाया जाएगा कि कैसे और क्या आगे का काम होगा और किस तरीके से आपकी डिसर्टेशन कंप्लीट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।